नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीईओ एग्जाम के लिए हम पेड क्विजेस के वीडियो भी देख रहे हैं लगातार। 2 वीडियो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। ये आज हम इस क्रम में जो है तीसरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे जो पेड मॉड्यूल्स हैं उसकी आपको लगातार क्लासेस भी मिल रही हैं दोनों भाषाओं में और उसी से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चंस को भी करवाया जाता है जो आपके लिए हम लेकर आ गए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन इस नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में तमाम तरीके के तथ्य आप पढ़ते हैं। तो जैसे जो एक कह लीजिए पुरातत्वविद थे जॉन मार्शल, ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता है उसको सैंधव सभ्यता कह करके पुकारा था। ठीक है, क्योंकि जैसे मोस्टली जो इस सिविलाइजेशन के स्थल पाए गए थे वो जो इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके किनारे मिले थे। ठीक, तो उसी क्रम में यहाँ पे जो है जॉन मार्शल की किताब है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और जो है इसमें इस बुक में उन्होंने एक ये सजेशन दिया था कि अगर भविष्य में कभी जो इंडस वैली जो पूरा एरिया है सिंधु नदी का उससे बाहर अगर कोई इस सभ्यता के स्थल मिलते हैं तो उसको इस पूरी सिविलाइजेशन को जो है भारतीय सभ्यता कहा जाए। ठीक, ऐसा इसमें उन्होंने सुझाव दिया था। अब हमारे पास भारत के निम्नलिखित में से कुछ पुरातात्विक स्थल दिए हुए हैं, तो उत्तर से दक्षिण तक के उनके स्थानों का सही क्रम हमको बताना है। तो यहाँ पे जैसे इंडिया को ऐसे समझिए तो ये नॉर्थ एरिया जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया और साउथ में हमारा यहाँ लास्ट में तमिलनाडु और केरल का एरिया हो गया। ठीक, तो यहाँ तक भी हमको उत्तर से दक्षिण की ओर इन क्रमों को लगाना है। तो पहले चारों ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो देखिए ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। बुर्जहोम सबसे ऊपर है और सबसे नीचे अतिरपक्कम है। ठीक, भीमबेटका केव्स बीच में और फिर पिकली हिल। आपको एक चीज यहाँ पे ये बतानी है कि ये जो रिस्पेक्टिव प्लेसेस दिखे हैं वर्तमान में जो भारतीय राज्य हैं तो कौन सा किस राज्य में या किस यूनियन टेरिटरी में स्थित है। ठीक है, ये फटाफट कॉमेंट करके बताइए जरा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये हमारा यूपी में जो वेस्टर्न यूपी का एरिया है यहाँ पे मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे स्थित है। इसमें सी ऑप्शन को चुनेंगे। अब हमारे पास कुछ और हड़प्पा के शहर हैं और फिर से उनको उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम जो उनका है वो दिखाना है हमें। तो ऑप्शंस में देखेंगे, जैसे मान लीजिए अभी हम इंडिया और पाकिस्तान इधर जो है ज्वाइंटली अगर देखें तो इसमें से ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे भी करेक्ट होगा। हड़प्पा का जो स्थल है तो जैसे पाकिस्तान वाला जो रीजन है पंजाब का, तो यहाँ पे हड़प्पा सबसे ऊपर मिलेगा आपको नॉर्थ में। ठीक, फिर कालीबंगा राजस्थान में जो है ये लोकेशन आएगी। उसके बाद इधर जो है मोहनजोदड़ो जो सिंध वाला प्रोविंस है यहाँ पे, और फिर गुजरात में लोथल। ठीक है, तो इस तरीके से मैप में इनको एक बार लोकेट करके आप देख लेंगे। ठीक है, वहां से आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर ऊंट की हड्डियां मिली हैं। ठीक है, तो अलग अलग जैसे जो हमारे प्लेसेस हैं वहां पे कई तरह के एक्सकवेशंस हमको समय समय पे मिले हैं इसमें। तो जैसे अब एग्जांपल के तौर पे जो हमारा लोथल है तो वो एक तरीके से पोर्ट सिटी है, वहां पे कुछ इस तरीके साक्ष्य मिले हमको। ठीक है, कि एक जो है मालघाट वाला एरिया था। फिर जैसे गेम्स की हम बात करें तो सिंधु घाटी के लोगों के पास जो है जो पासे का गेम होता है उसकी जानकारी मिलती है हमें कुछ जगह से। ठीक, तो उसी प्रकार से ऊंट की हड्डियां जो हमें अवशेष मिले हैं ये राजस्थान का जो हमारा कालीबंगा साइट है ना, यहाँ से प्राप्त है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मुंडी गाक निम्न में से कहाँ पे स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो इधर वेस्ट में देखेंगे तो अफगानिस्तान तक इसके जो है हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं। तो उसी क्रम में मुंडी गाक और एक दूसरा स्थल है शोरतु गई नाम है इसका। ठीक है, तो ये दोनों जो है हिंदू कुश जो माउंटेन रेंजेस हैं तो उसके नियर अबाउट में अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन को चुनेंगे हम। अगला फिर देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट दैमाबाद जो है निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक, तो देखेंगे तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कलेक्टिवली की बात करें तो दिस इज द साउदर्न मोस्ट
साइट यू कैन से, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है, हमारा जो वर्तमान महाराष्ट्र स्टेट है, ठीक है। तो वहाँ के अहमदनगर जो जिला है वहाँ पे स्थित है, ठीक। तो प्रवरा नदी यहाँ पे बहती है, उसके बाएं किनारे पे ये साइट जो है इसकी लोकेशन है। डी ऑप्शन जो है इसको हम चूज करेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ से कुछ जो हमारे अवशेष प्राप्त हुए थे, तो उसमें जैसे एक रथ चलाते हुए मनुष्य का जो है साक्ष्य, ठीक, जो है जो ये जानवर होते थे जैसे सांड और गैंडे, इनकी आकृतियां मिली हैं। कुछ जैसे मुहर, तश्तरी, प्याले, इन सब के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो इस साइड की ये सब चीजें थी, इसमें डी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट है। अगला देखिए, एक प्रतीक होता है स्वास्तिक का, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक, आपने देखा होगा। तो कहा जा रहा है कि स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो हमें यह बताना है कि स्वास्तिक निम्नलिखित में से किसकी पूजा का प्रतीक था, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही इसको जो है एक सूर्य यानी कि सन वर्शिप का प्रतीक माना गया है, ठीक। तो ऑप्शन हम कौन सा चुन लेंगे, बी वाला। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही जो है वृषभ पशु जो था, ठीक है, तो निम्न में से किसके प्रतीक से संबंधित था, ठीक है। तो जो वृषभ पशु सिंधु घाटी में हमें एविडेंसेस मिलते हैं, तो ये शक्ति को जो है प्रदर्शित करता है एक तरीके से, ठीक है। तो शक्ति के प्रतीक से संबंध रहा इसका, तो इसमें से स्ट्रेंथ यानी सी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे हम। सिंधु घाटी सभ्यता का एक और स्थल बनावली जो है, इसकी खुदाई निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो आपको पता ही है कि जितनी भी रेस्पेक्टिव साइट्स हैं, अलग अलग टाइम पे इसके एक्सकवेशन हुए हैं, तो कुछ किसी के निर्देशन में इनकी जो खुदाई वगैरह का काम है कैरी आउट किया गया। तो बनावली जो है हमारा वर्तमान हरियाणा का जो हिसार जिला है वहाँ पे स्थित है। इसकी जो खुदाई का कार्य है उत्खनन का, ये वर्ष 1973 से 74 के दौरान जो है RS बिष्ट जी जो हैं इनके निर्देशन में किया गया है। ए ऑप्शन को हम चूज करेंगे। और यहाँ से जैसे कई सारे मिट्टी की आकृतियाँ, खिलौने, है ना, मातृदेवी की मिट्टी की मूर्ति, ठीक है, और पक्की मिट्टी से बने हल का जो है ये सब साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, यहाँ पे हमको इनकरेक्ट पेयर यानी कि गलत युग्म जो है वो चुनना है। तो ज्योग्राफी के संदर्भ में कुछ हमारे जो रिस्पेक्टिव एरियाज हैं और किस जो है टाइम पीरियड में उनका एक तरीके से फॉर्मेशन हुआ है, उससे पेयर किया गया है। तो जैसे 11th क्लास की NCERT आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये वाला खूब बढ़िया टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है सारे जितने भी हमारे टाइम पीरियड हैं, कब से कब तक और क्या उसकी विशेषता है। तो उसी क्रम में अगर हम देखेंगे, देखिए हमारे जो अरावली माउंटेन है इधर जो राजस्थान से होते हुए दिल्ली में आके खत्म हो रहा है, तो ये जैसे ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है हमारे, तो इनके निर्माण का जो हमारा उत्पत्ति का समय पीरियड है वो यहाँ पे लिखा है प्लीस्टोसिन काल है, परंतु ये गलत है। ये जो है प्री कैम्ब्रियन जो युग था हमारा, है ना, उस टाइम पीरियड के हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी के हमारे सारे पेयर ठीक है, इनको देख लीजिए, ठीक। तो इसका ध्यान रखिएगा, अरावली का प्री कैम्ब्रियन है, ऑप्शन सी को चुनेंगे हम। अगला देखिए, कंचनजंगा तथा मकालू पर्वत श्रेणियां निम्न में से किसके भाग हैं, ठीक। तो देखिए जो हम देखते हैं हिमालय रेंजेस के बारे में, ठीक है, तो जैसे हमारे हिमालय रेंजेस अलग अलग भाग में हम उसको एक तरीके से डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो जैसे पंजाब हिमालय के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक, कुमायूं हिमालय के बारे में पढ़ते हैं, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ठीक, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं। तो अब हम देखेंगे तो कंचनजंगा तथा मकालू पर्वत श्रेणियों के बारे में, तो ये किसके भाग हैं, हमारे नेपाल हिमालय के, यानी कि ऑप्शन सी की जो है यहाँ पे हम इसको चुन लेंगे। नेपाल हिमालय बेसिकली सबसे देखेंगे तो सबसे लंबा प्रादेशिक भाग है हिमालय रेंजेस का, जो कि इधर मैप में आप इसको लोकेट करेंगे तो काली रिवर जो है, काली से तीस्ता रिवर तक लगभग जो है 800 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है ना। और जो सबसे कह लीजिए सबसे एलिवेशन में सबसे टॉलेस्ट हमारी माउंटेन रेंजेस हैं वो इसी रेंज में स्थित हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, है ना, कंचनजंगा, मकालू, है ना, धौलागिरी, ये सब जो है यहाँ पे ही स्थित हैं। तो ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चोमो लुंगमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये एक दूसरा नाम है हमारा माउंट एवरेस्ट का, ऑप्शन ए जो है इसको चूज करेंगे, ठीक। माउंट एवरेस्ट के बारे में आप जानते ही हैं कि अवस्थिति इसकी नेपाल में है और इसका हाइट जैसे कई बार आपसे पूछ लिया जाता है तो 8848.86 मीटर्स जो है हाइट है इसकी। अभी रिसेंटली 2021 में जो है दोबारा इसको जो है नया हाइट मेजर करके 0.86 मीटर जो है इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भूपर पट्टी में कितनी प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी के बारे में जो है आप पढ़ते हैं, तो
जो हमारा बेसिकली अर्थ क्रस्ट की बात करें तो लिथोस्फीयर जो हमारा पूरा डिवाइडेड है वो 7 मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं, है ना, इनमें विभाजित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हम इसको चूज करेंगे। 7 मेजर प्लेट्स हैं, क्या कोई नाम कमेंट करके बता सकता है हमें? अगला देखिए, गोंडवाना लैंड जो कि प्राचीन महाद्वीप था एक, तो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को शामिल नहीं करता था? तो वर्तमान में आप अर्थ पे जो हमारे लैंड एरियाज हैं इनका जो स्वरूप देखते हैं तो ये ऐसा नहीं था। पहले आपको पता ही होगा कि जो है हमारा इधर टेथिस सी होता था और साउदर्न एरिया में हम देखेंगे तो गोंडवाना लैंड का ये लैंड मास है और ऊपर में जो है ये अंगारा लैंड का जो लैंड मास होता था वो था। ठीक, तो वही पूछा जा रहा है कि जो साउदर्न में गोंडवाना लैंड है इसमें से कौन कौन से वर्तमान के कॉन्टिनेंट शामिल थे उस समय पे? तो जैसे अफ्रीका है, ठीक है, साउथ अमेरिका, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इधर इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है और मेडागास्कर तथा ये अन्य क्षेत्र जो हैं ये गोंडवाना के भाग थे। और हम अंगारा में देखेंगे तो इधर जो अपर एशिया का रीजन है, यूरोप है ना, नॉर्दर्न अमेरिका है, ये सब शामिल थे। तो जाहिर सी बात है सी ऑप्शन इसमें से आउट हो जाएगा, इसको चुनेंगे हम। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निम्न में से किस वर्ष में विश्व की पर्यावरण समस्याओं के अध्ययन के लिए ब्रंटलैंड आयोग जो है नियुक्त किया गया था? तो नियुक्त किसने किया था ब्रंटलैंड कमीशन को? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो 1983 में इसको जो है अपॉइंट किया गया था। जो एग्जिस्टिंग हमारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स थी, है ना, तो उनके अध्ययन के लिए और सोल्यूशन के लिए एक कमेटी जो है इसको गठित किया गया। इसने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने जो हमारा एक धारणीय विकास है, ठीक है, उसकी अवधारणा को सबसे पहले इसमें रिपोर्ट में ही वहीं से दिया गया। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी जो है इसको चूज करेंगे। अगला देखिए, प्राथमिक शिक्षा में निम्नलिखित में से जो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं तो इसको यहाँ पे फिल करेंगे। तो शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर नामांकित महिला छात्रों की संख्या का पुरुष छात्रों की संख्या से अनुपात है। तो ये परिभाषा किसकी है? ये जो हमारा लिंग समानता सूचकांक यानी कि जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो होता है इसकी परिभाषा है। तो ये बेसिकली जेंडर पैरिटी इंडेक्स ये हमें जो है प्रदर्शित करता है कि जो प्राइमरी लेवल की स्कूलिंग है, सबसे बेसिक लेवल है ना, तो वहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड कितनी है इन कंपेरिजन टू द बॉय चाइल्ड। ठीक, तो इसी जो ये हमारा रेशियो है इसको बोलते हैं लिंग समानता सूचकांक। अगला है हमारे पास कि प्रति कितने इसमें से संख्या जो है तो उतने जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माओं की मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर यानी कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है ये कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से डेफिनेशन ही हमारी है एमएमआर की। तो एमएमआर में क्या होता है कि प्रति 1 लाख जो हमारे बच्चे हैं, है ना, उनको जन्म देने के दौरान जितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है तो उस रेशियो को जो है एमएमआर कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए 1 लाख जन्मों पे कुल मिला के जैसे 100 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है तो जो 100 है ये क्या है? ये एमएमआर होता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसमें आंकड़ा जो होता है 1 लाख बच्चों का लिया जाता है, डी ऑप्शन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस में जो है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है अपॉइंट किए जाते हैं। तो भारत की तरफ से भी रिसेंटली ये पोस्ट पे अपॉइंटमेंट हुआ है रुचिरा कंबोज जी का, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री शाबाश मिठू नामक एक बायोपिक की मुख्य भूमिका में है? ठीक है, तो एक हमारे इंडियन क्रिकेट टीम जो वुमेन वाली है तो उसमें जो कैप्टन रही मिताली राज, ठीक है, तो एक काफी मतलब हमारी सक्सेसफुल प्लेयर है। तो उन्हीं की एक मूवी बन रही है बायोपिक, तो उसमें ये लीड रोल जो प्ले किया है ये एक्ट्रेस जो है तापसी पन्नू, इन्होंने किया है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हाल ही में खुवसुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व्स के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है। तो ये बताना है हमको कि ये किस देश में स्थित है। ठीक है, तो यूनेस्को की जो ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स वाली लिस्ट होती है उसमें इसको शामिल किया गया है। मंगोलिया में ये स्थित है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर ये बताइए कि क्या भारत में ऐसी कोई साइट्स हैं जो इस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल है? अगर हैं तो कॉमेंट करके बताइए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च इसका उद्घाटन किया है? ठीक है, तो बेंगलोर में जो है इसको उद्घाटन किया गया है, जो वहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ना, तो उसके कैंपस में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च जो है इसको शुरू किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में किसने नई दिल्ली में एक अभिनव परियोजना यानी कि एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जिसको शॉर्ट फॉर्म में निपुण कहा जा रहा है, इसकी शुरुआत की है? तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने इसको शुरू किया है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो है एक तरीके का स्किल सेट वाला ये
हमारा कह लीजिए प्रोजेक्ट है, जिसका कि फुल फॉर्म आपको बता देते हैं निपुण का क्या है। तो ये है हमारा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग और अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, है ना। तो इसको थोड़ा डिटेल में भी सर्च करके पढ़ सकते हैं आप। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अर्थ समिट 1992 का परिणाम है, यानी कि आउटपुट है, ठीक है। तो अर्थ समिट हमारा 1992 में जो ऑर्गेनाइज हुआ है, तो उसमें देखेंगे तो जो किसी मीटिंग में आउटपुट्स हमारे निकल के आते हैं वो क्या क्या होते हैं, वही बताना है यहाँ पे। तो जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स इसमें दिए गए थे, और रियो डिक्लेरेशन और एजेंडा 21, है ना। ये तीन के तीनों ही हमारे जो हैं इसके आउटपुट हैं। तो यहाँ से हम 1, 2, 3 वाला ऑप्शन जो है इसको चूज कर लेंगे। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अर्थ समिट ये 1992 वाला हुआ कहाँ पे था, तो ये रियो डी जनेरियो में जो है ब्राजील में हुआ था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप। अभी हमने ऊपर देखा था ब्रंटलैंड कमीशन के बारे में, तो पूछा यह जा रहा है कि सतत विकास की यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा ब्रंटलैंड आयोग के द्वारा किस वर्ष में उनकी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में दी गई थी, ठीक है। तो देखिए 1983 में जो है इसको गठित किया गया था, और उन्होंने ये रिपोर्ट एक दी थी आवर कॉमन फ्यूचर, है ना, 1989 में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें इन्होंने जो अभी वर्तमान में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सब अवधारणा जो है यहाँ से शुरू हुई। यहाँ पे जो है इसकी एक वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन दी गई कि वर्तमान रिसोर्सेज जो हैं उसको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आने वाली जनरेशन जो है उसके लिए भी वो अवेलेबल रहे, एकदम से वो एक्सटेंट ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको दिया गया था 1989 में। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था। तो आपको पता होगा कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भारत का एडमिनिस्ट्रेशन था 1858 से आ जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में जो है पास किया जाता है, तो जिसमें कि पोर्टफोलियो सिस्टम पे कैबिनेट जो है फंक्शन करने वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इस सबको पहली बार भारत में शुरू किया गया। तो यहाँ पे इसको वहाँ पे एसेंट मिला था 1 अगस्त 1861 को, ठीक है। तो इसमें से वही सी वाला ऑप्शन जो है इसको हम चूज करेंगे, वही पूछा जा रहा था हमसे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के ही अनुसार आपातकाल के दौरान परिषद की सहमति के बिना जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, तो उसके जो है बिना कह लीजिए कॉन्करेंस के एक ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश कोई जारी किया जा सकता था। तो ऐसे अध्यादेश का जीवन जो है यानी कि कार्यकाल कितना होता था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 6 महीने होता था, जैसे वर्तमान में प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के द्वारा ऑर्डिनेंस जो इशू किए जाते हैं, है ना। तो ये यहीं से कुल मिला के एक तरीके से मान सकते हैं शुरुआत हुई। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 1892 का जो एक्ट है उससे संबंधित कुछ प्रावधान है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा गलत है। इसमें लिखा है चुनाव शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया, ठीक है। तो चूंकि इस एक्ट के द्वारा जो है एक प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन कह लीजिए इंट्रोड्यूस किया गया, है ना, लेकिन इलेक्शन वर्ड जो है इस एक्ट में कहीं पे भी यूज नहीं था, है ना। हालांकि जो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम है वो इस एक्ट का एक इंपॉर्टेंट फीचर था। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे चुनाव शब्द का इसमें यूज नहीं हुआ है। बाकी के हमारे जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा जो गवर्नर जनरल काउंसिल है तो उसको अथॉरिटी दी गई कि जितने भी सदस्य नामांकित होते थे, है ना, तो उनके लिए नियम निर्धारित करने का अधिकार उनको मिला, परंतु ये किसके अनुमोदन से किया जाना था, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नॉमिनेशन के लिए रूल्स सेट किए जाते थे, है ना, तो उसको अप्रूवल लेना होता था जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया होता था उसमें, भारत का राज्य सचिव, है ना, उसके द्वारा। तो ए ऑप्शन को चुनेंगे। जितने भी एक्ट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं उसके प्रावधानों को डिटेल में आप प्लीज पढ़ लें, क्योंकि ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। यहाँ पे डिटेल में बता पाना संभव नहीं होता क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा वीडियो बनाने के लिए कम होता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इसको। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये कई बार आपसे पूछा गया, इनका नाम एकदम से याद कर लीजिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो एक्ट 1909 में आया था, तो इसके अनुसार पूर्व आधिकारिक सदस्यों को छोड़कर जो सेंट्रल असेंबली थी, केंद्रीय विधान परिषद, तो उसमें सदस्यों की संख्या को जो 16 थी अब तक उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, ठीक है। तो 16 से बढ़ा करके इसको 60 कर दिया गया, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। हालांकि जैसे कि जो हमारी राज्य विधान परिषदें थी, है ना, तो उनमें अगर हम देखेंगे तो प्रपोर्शन ये समान नहीं था, वो सब में अलग अलग संख्या हुआ करती थी।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो आए हमारे एक्ट 1919 का, तो ये कब से फोर्स में आया, यानी कि आधिकारिक तौर पे लागू कब से हुआ था? तो ये 1921 वर्ष में जो है लागू हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट है। अब 1919 के एक्ट में ही एक लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार सिविल सेवकों की भर्ती के लिए निम्न में से किस वर्ष में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो है उसकी स्थापना हुई? तो यहाँ पे जो ये हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हुआ सेंट्रल, ये 1926 में हुआ था। ऑप्शन बी। 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित भारत के संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस कौन थे? ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के तहत जो है एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया 1937 में। तो यहाँ पे पहले जो इसके चीफ जस्टिस हुए, इनका नाम था सर मॉरिस गोयर, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार ही हमको ये बताना है कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट है इसमें, प्रांतीय स्वायत्तता का, तो उसके संदर्भ में हमें गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हमारे पास देखिए दिए हैं कि प्रांतीय स्तरों पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, गवर्नर कार्यपालिका का प्रमुख होता था, उन्हें सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद थी, और ब्रिटिश अधिकारी अभी भी किसी प्रांतीय सरकार को निलंबित कर सकते थे। तो ये तीनों प्रावधान जो है थे, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। इसमें से नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन जो है उसको हम चूज करेंगे, डी। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने वायसराय का जो पद था उसको समाप्त किया, और जैसे कि पार्टीशन हो गया था तो 2 डोमिनियन बन गए, एक इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल का जो पद है उसका प्रावधान किया गया, तो जिसे उस पर्टिकुलर डोमिनियन की जो कैबिनेट, जो इंटरिम कैबिनेट कह लीजिए यहाँ पे गठित हुई, है ना, तो उसकी सलाह पर निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाना था, है ना। तो देखिए जैसे इंडिया और पाकिस्तान के 2 डोमिनियन बन गए, तो इनकी जो रेस्पेक्टिव कैबिनेट्स बनी थी, तो इनकी रिकमेंडेशन पे जिस व्यक्ति को इनके द्वारा चुना जाए उसको ब्रिटिश किंग के द्वारा यहाँ पे नियुक्त किया जाना था। ठीक, तो भारत के लिए कौन नियुक्त हुआ था? इसमें जो है लॉर्ड माउंटबेटन, और यहाँ पे पाकिस्तान में इन्होंने जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है इनको नियुक्त करवाया था। ठीक, ये भी आपको बता ही दिया गया कि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूकधारी को पीछे की ओर झटका लगता है, ऐसा न्यूटन के किस नियम के कारण होता है? ठीक है, तो जो न्यूटन के आप बेसिक 3 लॉस पढ़ते हैं, तो तीसरा नियम जो हमारा है उसमें परिभाषा उसकी ये होती है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक, तो जब गोली, ये बंदूक है, मान लीजिए गोली आगे चलती है तो पीछे की ओर धक्का जो है ना लगता है, तो वही यह कॉन्सेप्ट है गति के जो तीसरा नियम है ना, इसके अनुसार ही ऐसा होता है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है इसको हम चुनेंगे। इसके अलावा जब हम जैसे पानी में कूदते हैं तो हम अपने जैसे जो हाथ पैर है उसको पीछे की ओर धकेलते हैं, है ना, तो ये वाला हमारा एग्जांपल भी न्यूटन के 3rd लॉ पे बेस्ड है। साइंटिस्ट गैलीलियो के बारे में आप पढ़ते हैं, तो वही कहा जा रहा है कि गैलीलियो गैलीली का जन्म वर्ष 1564 में निम्न में से किस शहर में हुआ था? तो इनका जन्म जो है इटली में, यहाँ पीसा में हुआ था। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जो पुस्तक है निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, तो ये जो है फेमस बुक है, न्यूटन के द्वारा इसको लिखा गया था। 1684 से जो है इन्होंने इसको लिखना शुरू किया था। ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और जैसे कि जो 3 बेसिक लॉस के बारे में हम पढ़ते हैं, इसके अलावा जो है जैसे ग्रेविटेशन के जितने भी लॉज हैं, और इसके साथ साथ जो जैसे तरंग गति के जो कॉन्सेप्ट हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं इसी बुक में इनके द्वारा इन सब चीज़ों को मेंशन किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसमें न्यूटन की पुस्तक है ये। अगला है माइक्रोकॉस्म के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इकोसिस्टम, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इसकी ही स्टडीज को माइक्रोकॉस्म कहा था। एक जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, इनका नाम था फोर्ब्स। ठीक है, इनके द्वारा माइक्रोकॉस्म कहा गया है जो हमारा इकोसिस्टम है इसकी जो है स्टडीज को। ठीक, एक और थे कार्ल मोबियस। ठीक है, तो उन्होंने बायोसिनोसिस कहा था इकोसिस्टम के स्टडीज को। तो ये सब टर्म्स भी कई बार आते हैं, ध्यान रखेंगे आप। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? ठीक है, तो जैसे जैविक और अजैविक घटकों के बारे में पढ़ते हैं, तो टेम्परेचर, सल्फर और सनलाइट, ये सब हमारे जो है ये बायोटिक हैं। इसमें कंज्यूमर जो है ये बायोटिक में आ जाएगा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है मछलियां निम्न में से किस प्रकार के जानवर का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं पॉन्ड का, यानी कि तालाब के जंतुओं का अगर हम वर्गीकरण करें तो मेनली जैसे ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारा जू प्लैंक्टन्स, जो कि जैसे तैरने वाले जो जंतु हैं कह लीजिए, है ना, जंतु प्लवक इनको कहा जाता है। ठीक, दूसरे होते हैं नेक्टन, है ना, तो ये ऐसे जो जंतु हैं जो अपनी इच्छा से तैर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है मछलियां जो हैं वो अपने आप ऐसे मूव करती रहती हैं, तो ये नेक्टन की श्रेणी में आती हैं। और तीसरा जो है ये बेंथिक होता है। ठीक है, तो बेंथिक एनिमल्स बेसिकली वो होते हैं कि जो तलहटी में, है ना, जो काफ़ी नीचे वाला एरिया होता है वहाँ पे उसमें निवास करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये स्नेल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, माइट्स होते हैं, ये सब इसमें आते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन को चुनेंगे हम। अगला देखिए कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम निम्नलिखित में से कौन से कार्य करते हैं, फंक्शंस क्या क्या होते हैं इकोसिस्टम के। ठीक है, तो देखिए डायनामिक टाइप का सिस्टम होता है कोई भी हमारा इकोसिस्टम जो होता है, तो एनर्जी फ्लो फूड चेन्स के बीच में जो है कैरी आउट होता है ये। दूसरा है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, है ना, यानी जो बायो जियो केमिकल साइकिल्स के बारे में आप पढ़ते हैं, ये भी हमारा फंक्शन है इसका। इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम का डेवलपमेंट है ना, ये भी इसका कार्य है। तो 3 के तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे, डी को चुनेंगे हम। हाल ही में श्रीलंकाई सरकार ने घरेलू सहायिकाओं के रूप में विदेशी रोजगार के लिए जाने वाली महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा में संशोधन करके इसको कितने वर्ष के लिए रिस्ट्रिक्ट किया था। तो जो है बेसिकली श्रीलंका की जो ये डोमेस्टिक वर्कर्स के रूप में कई सारी महिलाएं जो विदेशों में रोजगार करने के लिए, स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज हैं जैसे यूएई, सऊदी अरब, ये सब है ना, ओमान, ये सब कंट्रीज में जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है मिनिमम 21 साल की जो महिला है ना, इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है इस एज ग्रुप को, इस वर्क के लिए। तो बी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो है विदाउट ऑक्सीजन जो है इन्होंने यहाँ पे माउंट अन्नपूर्णा जो है इसको एक तरीके से फतेह किया। स्काल ज़ैंग रिग्जिन इनका नाम है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से चर्चा में रहते हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये डे होता है हमारा 23 जून को। अगला है डीजे पांडियन को निम्न में से कहां स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक के भारत क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो जो है गुजरात में हमारा जो ये गिफ्ट सिटी है ना, यहाँ पे स्थित है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स के द्वारा एस्टैब्लिश्ड है। उसका जो इंडिया रीजनल ऑफिस है, इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। तो इसमें बी ऑप्शन को हम चुन लेंगे यहाँ से। हाल ही में किस संगठन ने सूर्य नूतन नामक अपने पेटेंट स्वदेशी सोलर कुकर टॉप का अनावरण किया है। ठीक है, तो एक जो है सोलर कुकर कह लीजिए डेवलप किया गया, इसका नाम है सूर्य नूतन, है ना। तो ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इनकी एक फरीदाबाद यूनिट है, इन्होंने इसको डेवलप किया है। तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। और आज के वीडियो में हम फिलहाल यहीं तक रखेंगे। सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा और जो भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं उसको मैक्सिमम अपने नोट्स में से कवर करने की कोशिश करें। तो फिर अगले वीडियो में चलिए मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।